So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our PYQ series. इस PYQ सीरीज़ में हम लोग 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे थे क्योंकि 2023 का एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान 1 का पेपर सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग पदार्थ विज्ञान के पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर कह सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान 1 का लेवल ये था तो पदार्थ विज्ञान 2 का लेवल ये है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफर साइड में पेपर आया था, चीज़ों पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आया था। तो देखते हैं क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस आए थे और आपकी क्या तैयारी है, आप भी देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो देखिए किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है प्रतिपत्ति किसका प्रयोजन है। तो प्रतिपत्ति प्रयोजन है परीक्षा का। अब अगर आपने परीक्षा प्रमाण पहला चैप्टर पेपर नंबर 2 का पढ़ा होगा तो उसमें आपने श्लोक पढ़ा होगा परीक्षायस्तु। ठीक है, परीक्षायस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम। प्रतिपत्ति ज्ञानम, इस चीज़ का मतलब, इस श्लोक का मतलब होता है कि जो परीक्षा का प्रयोजन होता है ना, वो क्या होता है, प्रतिपत्ति ज्ञानम। मतलब कि किस अवस्था में, ठीक है, किस तरीके से हम लोग चिकित्सा करेंगे कि रोगी जो है वो ठीक हो जाए। तो इस चीज़ को पता लगाना, इस चीज़ के बारे में टेस्टिंग करना, ये परीक्षा का प्रयोजन है, ये परीक्षा का एम है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और नहीं अगर समझ में आया तो एक बार जाके जो पहला चैप्टर है वो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से आया था, इसका सही आंसर है परीक्षा। फिर है ज्वरो लंघनम प्रोक्तम निम्न वाक्य में शब्दार्थ बोधक वृत्ति बताइए कि कौन सी शब्दार्थ बोधक वृत्ति है। तो इसमें शब्दार्थ बोधक वृत्ति है अभिधा। अब अभिधा कैसे है? अब शब्दार्थ बोधक वृत्ति आपने पढ़ा था 3 तरीके की होती हैं। अभिधा पहली, दूसरी लक्षणा, और तीसरी क्या थी, व्यंजना। ठीक है, अभिधा जो सीधा मतलब प्रकट करे, ठीक है, सीधा मतलब प्रकट करे। लक्षण जो कुछ बोला जा रहा है, एक सेंटेंस है, उसको डायरेक्टली उसका मतलब ना प्रकट करे, थोड़ा इनडायरेक्टली हो। जैसे एक एग्जांपल होता है कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। लोग कहते नहीं कि मैं कुछ नहीं, मैं अपने डेस्कटॉप पे बैठा हुआ था। तो डेस्कटॉप पे बैठा हुआ था मीन्स अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहा था। जैसे कह सकते हैं कि गंगा पर कुटी है, तो गंगा पर कुटी नहीं, गंगा के किनारे कुटी है, मतलब एक कुटिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो होते हैं वाक्य, ये उसमें आते हैं लक्षणा में। ठीक है, और व्यंजना में होते हैं जैसे कोई एक सेंटेंस है, उसका वो मतलब नहीं है जो वो बोला जा रहा है, उसका कुछ और ही मतलब है। ठीक है, इसमें क्या था, लक्षणा और व्यंजना में क्या अंतर है कि ये सीधा सीधा नहीं, इनडायरेक्टली प्रकट करता है, और ये कुछ और ही प्रकट करता है। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में क्लासिकल दिया हुआ है कि अगर जो मम्मी होती हैं वो गुस्सा होती हैं तो वो बोलती हैं आओ तुम्हें रोटी दें। ठीक है, बालक खेल कर आता है तो बोलता है आओ तुम्हें रोटी दें, तो वो रोटी देने की बात नहीं हो रही, वो उसको पिटाई लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग व्यंजना। सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे। अब इसी को आपको हिंदी में और जिस तरीके की आपकी चीज़ें चलती हैं उस तरीके की लैंग्वेज में लिख देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स ये लोग MCQs के लिए ले रहे हैं, और उसी से रिलेटेड टॉपिक्स ये लोग लेते हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड का हो गया। अब थर्ड का है इंद्रिय शब्द में इंद्र का अर्थ क्या है। सिंपल, आत्मा। फिर है निश्चित साध्यवान किसका लक्षण है। तो निश्चित हो रहा है जहाँ पे, तो वो सापक्ष होगा। ठीक है, फिर पांचवा है मथ्य मंथन मंथान संयोग अग्नि संभवा, ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है युक्ति से। अपनी युक्ति का श्लोक अगर ये वाला नहीं याद करा तो जाके याद कर लीजिए, जलकर्षण बीजस्तु संयोग सस्य संभवा। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है इसी में आता है मथ्य मंथन मंथान संयोग अग्नि सस्य संभवा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये युक्ति प्रमाण का श्लोक है।
मथ्य, मंथन और मंथान की मदद से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये श्लोक लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए मैं क्लास ले लूँगा आगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा। फिर है तिल मात्रा से काल कहा में संज्ञा संगी क्या है। तो इसमें जो तिल है वो संज्ञा है और तिल का अलग संगी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है। फिर निम्न में से कार्य योनि क्या है। तो कार्य योनि, ठीक है, ये जो शब्द है ना ये आपको मिलेगा पदार्थ विज्ञान में भी मिल जाएगा, प्लस आपके रोग निदान में मिलेगा। रोग निदान सेकेंड ईयर, तो देख सकते हैं कि किस लेवल पे चीज़ें बनाई गई हैं। तो वही है कि बेस है, अब थोड़ा सा डिटेल में चले गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपना कर लेंगे। तो ये धातु वैषम्य बोलते हैं चरक। ठीक है, चरक ने बोला है कि धातु वैषम्य को हम लोग बोलते हैं कार्य योनि, कि यहाँ पे हम लोगों को कार्य करने की ज़रूरत है। कोई धातु विषम है, विषम अवस्था में है, उसको हम लोगों को सही करना है, समावस्था में लाना है, ये तो ये कार्य योनि है। बाकी आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया ना। फिर प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष क्या होता है। अगर आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, कौन सा श्लोक था, यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनच प्रमाणम। ठीक है, यथार्थ अनुभव प्रमा तत्साधनच साधनच तत्साधनच प्रमाणम, कि ये जो यथार्थ अनुभव होता है उसको हम लोग प्रमा कहते हैं, और यथार्थ अनुभव क्या होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। प्रत्यक्ष को ये तो हम लोग बोल रहे हैं। और उसका साधन, साधन क्या होता है, उसको जो जानने में मदद करता है वो होता है प्रमाण। तो प्रमाण हम लोगों को पता है प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है और प्रत्यक्ष जो होता है वो प्रमा भी होता है। तो इसमें आंसर जाएगा आंसर नंबर डी। देखिए, जहाँ जहाँ जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कहाँ से आया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डी हो गया। निम्न में से शक्ति ग्रह नहीं है, तो शक्ति ग्रह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो शक्ति ग्रह आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, 8 होते हैं, 8 शक्ति ग्रह होते हैं, जिसमें से उपमान हो गया। ठीक है, एक उपमान होता है, एक होता है कोश होता है, एक आप्त वाक्य होता है, ये आपने पढ़ा होगा, आप्त वाक्य। ठीक है, एक होता है व्यवहार, एक होता है वाक्य शेष, वाक्य शेष, एक होता है विवृत्ति, और एक और कोई था, 1 2 3 4 5 6 7 8 उपमान हो गया, कोश हो गया, आप्तवाक्य हो गया, एक हो गया व्याकरण। ठीक है, और 8वां हो गया सन्निधि, सानिध्य। ठीक है, ये हो गए आपके 8 शब्दकोश, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर होता नहीं कि बार बार चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसका मतलब आप बुक से देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये 8 होते हैं। अब 8 के मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इसमें ये थे। जैसे कौन सा नहीं था, तर्क नहीं था ना, तो तर्क आ जाएगा इसका राइट आंसर। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष में ज्ञान होता है। तो इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पूछा गया, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। क्या हो गया, चल के नहीं रहा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या हो गया, संयोग। दूसरा क्या होगा, संयुक्त समवाय। तीसरा क्या हो गया, समवाय नहीं, संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय। चौथा हो गया समवाय।
पांचवा हो गया संवेद समवाय, और छठा हो गया अपना विशेषण विशेष्य भाव। ठीक है, विशेषण विशेषण विशेष्य भाव। आप अगर एक मतलब कहते नहीं कि अगर थोड़े थोड़े में मैं अगर बताऊं, वैसे थोड़े थोड़े में क्या ही बताऊं, बट हाँ एक ओवरव्यू दे सकता हूँ मैं कि जो नॉर्मल प्रत्यक्ष होता है, जो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रत्यक्ष हो गया जैसे चक्षु से घट का, तो वो हो गया संयोग। संयुक्त समवाय क्या होता है, जैसे जो भी गुण है उस घट का, उसका चक्षु से जो प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से देखते हैं हम लोग, या फिर बाकी जो गुण है उसका जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है उसको कहते हैं संयुक्त समवाय। ठीक है, संयुक्त संवेद समवाय, तो संयुक्त संवेद समवाय होता है जाति वाला। ठीक है, जाति का समवाय क्या होता है, तो समवाय होता है जो क्या कह सकते हैं, स्रोत और आकाश का जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हो गया। संवेद समवाय का हो गया जो जैसे शब्दत्व का शब्द से होता है, या फिर कर्ण का शब्द जाति से होता है, तो वो जिसका हो गया वो हो गया संवेद समवाय। फिर विशेषण विशेष्य भाव जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है उस तरीके से चीज़ें आता है। इसको डिटेल में अगर अच्छे से समझना है तो आप बुक खोल लीजिए, बाकी मैं ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर ठीक है आपने आप पढ़ चुके हैं तो एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए। मतलब एक लेमन लैंग्वेज में चीज़ें बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर एक बार समझ लेंगे तो वहाँ पे आसानी होगी अगर फिर से रिवीजन करने जाएंगे। ठीक है, और इससे पूरा पूरा सिलेबस भी आपका रिवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुण जाति का 10 का सी। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एवं उनके उसके हेतु ट्यूबरकल बैसिलस में व्याप्ति क्या होगा। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया है जैसे देख के ही बहुत एकदम डर लग जाए। आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको देखना है हेतु, ठीक है, और व्याप्ति। उसके हेतु मतलब इसका हेतु क्या है, ट्यूबरकुल बैसिलस। तो हम लोगों ने देखा था ना, धुआं जो था, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो धूम जो था वो क्या था, हेतु था। अग्नि क्या थी, व्याप्ति थी। ये हेत्वाभास और ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी आपने अगर पढ़ रखा है किसी भी टीचर से, और अगर आपके ये नहीं बन रहे ना, तो आप समझ लीजिए आपका पढ़ना अभी तक बेकार था। या ये आपकी गलती नहीं है, ये टीचर की गलती है कि उसने इस तरीके से नहीं समझाया कि आपको चीज़ें समझ में आए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा दिक्कत रही मेरा कि मैं पेपर 2 का सारे नहीं बना पाया, और ऑल दो पेपर 1 के बनाए वो भी आप लोगों ने देखे नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पेपर सॉल्व कर लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। ठीक है, तो जो धूम होता है वो होता है हेतु, और जो वनी होता है, अग्नि होता है, वो होता है व्याप्ति। तो जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अग्नि, तो जहाँ जहाँ हेतु वहाँ वहाँ व्याप्ति, तो जहाँ जहाँ ट्यूबरकल बैसिलस वहाँ वहाँ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। तो देख के घबराना नहीं है, देख अपने कॉन्सेप्ट्स जो आपने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, फिर है 12th क्वेश्चन, व्याप्ति में सापेक्ष निदान में सर्वाधिक उपयोग होता है। सिंपल, अनुमान, अनुमान प्रमाण से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। ये अनुमान प्रमाण के चैप्टर में भी, और सब कुछ पता है, बुक में मिल जाएगा आपको। साधर्म वैधर्म किस प्रमाण का आधार है। और हाँ, ये जो पेपर 2 है ये बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसा पेपर आता है ना, अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पूरी पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। एक भी अगर हेडिंग छूटी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे। साधर्म वैधर्म किस प्रमाण का आधार है, तो उपमान का है। उपमान अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको ईजी लग रहा होगा। फिर उपादान कारण किसका पर्याय है। तो ये देखिए, ये जो है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट बुक की लाइन है, मतलब जो हेडिंग है ना, उपादान कारण, तो वही है। समवाय कारण जो होता है वो होता है उपादान। ठीक है, जो कार्य कारण भाव चैप्टर है उसमें समवाय कारण, निमित्त कारण, असमवाय कारण, ये सारे दिए हुए हैं, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है उपादान कारण। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर षड्विध परीक्षा किस ग्रंथ में बताई गई? तो षड्विध परीक्षा सुश्रुत ने बताई थी, सुश्रुत संहिता में। ये एक फैक्ट है, बुक में है, आपके आपके नोट्स में है, और अगर आपने कहीं से पढ़ा है उसके नोट्स में नहीं है तो समझ लीजिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट कोई बात नहीं, जहाँ से भी पढ़ा है उतने को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पे बेस रखकर आप सही से पढ़ाई करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर रोग विशेष के ज्ञान में चरक ने किस प्रमाण को प्रथम स्थान दिया है? तो ये जैसे एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है, द्विविधमेव खलु सर्वम सच्चा सच तच्च चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष, ठीक है, आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानश्च अनुमान युक्तिश्च, ठीक है। तो ये परीक्षा वाला जो चैप्टर है उसमें नीचे साइड दिया हुआ है, ठीक है, द्विविधमेव खलु सर्वम सच्चा सच तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमानश्चेति, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आप्तोपदेश, दूसरा होता है प्रत्यक्ष, चौथा होता है अनुमान, और पांचवा मतलब चौथा होता है युक्ति, ठीक है। सूत्र स्थान में युक्ति को लिया है चरक ने, बट विमान स्थान में उन्होंने युक्ति को हटा दिया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भी डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन में आपके उसमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बन जाते हैं जिससे एमसीक्यूज़, तो वही है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यवसाय किसका कर्म या वृत्ति है? तो आध्यवसाय क्या होता है? निश्चित करना, किसी चीज़ को निश्चय करना। ये जब आप बुद्धि पढ़ रहे थे तो बुद्धि का ही वृत्ति थी, बुद्धि का ही कर्म था कि किसी चीज़ को निश्चित तौर पे करना, किसी चीज़ के लिए एकदम दृढ़ निश्चय हो जाना, वो बुद्धि है तो होगा। बुद्धि का नाश हो गया तो ये चीज़ का भी नाश हो जाएगा। फिर 18th है, स्वार्थ अनुमान के लिए आवश्यक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है पंच अव्यय व्याप्ति एवं पक्ष धर्मतः, केवल व्याप्ति और व्याप्ति एवं पक्ष। तो इसमें ये चीज़ एक बार हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। दो तरीके का होता है स्वार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान, और दूसरा होता है परार्थ अनुमान। तो स्वार्थ अनुमान क्या होता है? स्वार्थ अनुमान क्या होता है? जैसे कोई करता है, उसने स्वयं से कुछ अनुमान करा, ठीक है, और उससे कंक्लूजन पहुंचा, वो हो गया स्वार्थ अनुमान, ठीक है। और अगर वो मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंचा और वो जाके दूसरों को जानकारी कराने के लिए जो पंचव्य होता है उसकी अगर यूज़ कर रहा है तो उसके कहेंगे परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान अगर हम लोग देखें तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई इंसान है, उसने अपने किचन में देखा कि धूम, मतलब जहाँ जहाँ पे धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो उसने देखकर निश्चय करा कि हाँ, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ पे आग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे पहुँचा तो उसने ये देखा कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि रहती है, और इस ज्ञान के आधार पर देखता है जब वो कि पर्वत के समीप जब पहुँचा और उसने पर्वत के समीप धुआं देखा तो उसने इस व्याप्ति का, ठीक है, तो ये जो व्याप्ति थी, इस व्याप्ति का मतलब ध्यान किया, सोचा कि हाँ अच्छा ये चीज़ था, ठीक है, और इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हाँ इस पर्वत पर अग्नि है। तो जो ये ज्ञान होता है, ज्ञान, इस ज्ञान को जो हम लोग कहेंगे कहेंगे ज्ञान को कहेंगे लिंग परामर्श। इस ज्ञान को लिंग परामर्श कहेंगे, और इस लिंग परामर्श से ही वह ज्ञान होता है कि पर्वत में पर्वत पे ही वो है अग्नि है। तो इस चीज़ को हम लोग कहेंगे स्व अर्थ
अनुमान, ठीक है, स्वार्थ अनुमान, यह अपने ज्ञान के ही लिए होता है, ठीक है, इससे अपने को ज्ञान होता है, दूसरे को ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं स्वार्थ अनुमान। तो इसमें व्याप्ति की ज़रूरत होती है, तो इसमें व्याप्ति की ही बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा व्याप्ति। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। आप कहेंगे कि यार इतनी डिटेल में कैसे पढ़े, इतना डिटेल एक एक लाइन, अब ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, अगर इस लेवल पे पेपर आएगा तो कैसे कर पाएंगे। तो देखिए कुछ कुछ पेपर्स होते हैं, और देखिए पदार्थ ज्ञान 1 और पदार्थ ज्ञान 2 में, दोनों में बहुत अंतर होता है। पदार्थ ज्ञान 1 ईजिली हो जाएगा, और पदार्थ ज्ञान 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जो कि आप समझते नहीं। आप समझते हैं कि यार नॉर्मल पदार्थ ज्ञान है, इसका कहाँ यूज़ आएगा, कहाँ यूज़ आएगा, क्या ही मतलब है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ना, जहाँ जहाँ पे रोग निदान वाली चीज़ें आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे कोई बैक्टीरिया और वायरसेस वाली चीज़ें आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं उसे, उपमान की हम लोगों को आवश्यकता लेनी पड़ रही है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे चीज़ें पदार्थ विज्ञान 2 से आती हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाता है पदार्थ विज्ञान 2, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो थोड़ा सा तो दिक्कत है ही, बाकी अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और एमसीक्यूज़ मैंने बताया था ना कि एमसीक्यूज़ थोड़े से कठिन होते हैं पदार्थ विज्ञान 2 के। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, इससे डीमोरलाइज नहीं होंगे, इससे मोटिवेट होंगे कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे अब, ताकि पदार्थ विज्ञान 2 में दिक्कत ना आए। और पदार्थ विज्ञान 1 में अब ज़्यादा नंबर लाने हैं, नंबर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, तब जाके पदार्थ विज्ञान 2 में अगर बाय चांस 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो पदार्थ विज्ञान 1 के जो नंबर हैं वो कवर अप कर लें, ठीक है, इस सब्जेक्ट में फेल ना हो आप, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये देख लिया हम लोगों ने, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इस तरीके से यार कोई नहीं बताता है। मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, बट थोड़ा सा दिक्कत होती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं आ पाती हैं वीडियोस। बीज भाग अव्यय में विकृति से गर्भ में तदनुसार विकृति होना किस वाद से संबंधित है। अब देख रहे हैं कि कितना ऐसे डीप में पूछ लिया, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं। इसका यहाँ पे देखिए बुक का लाया हूँ मैं पीडीएफ आपके लिए, जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे स्वभाव परमवाद। देख रहा है आपको कि यह सिद्धांत चरक संहिता से संबंधित है। स्वभाव चरक संहिता में चैप्टर नंबर कौन सा था, श्वेत अध्याय था, तो श्वेत अध्याय जो कि 14th चैप्टर है उसका है ये। इसमें स्वभाव परमवाद के बारे में दिया है कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव मतलब स्वभाव से, परम मतलब नाश। तो स्वभावो परम वाद का अर्थ है कि स्वभाव से नाश, किसी चीज़ का नाश हो रहा है तो उसे कह रहे हैं स्वभावो परमवाद। इसके उसी से आ गया ना, स्वभाव से भाव से, ठीक है, विनाश, स्वभाव परमवाद। तो यहाँ पे विनाशी की विकृति की बात कर रहे हैं, विनाश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वभाव परमवाद आंसर जाएगा। फिर हेतु एवं साध्य में सही व्यापक व्याप्त संबंध हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है हेतु व्याप्य है और साध्य है व्यापक। हेतु व्याप्य है, साध्य है व्यापक, तो आंसर नंबर बी। अब जैसे 18th का है, 18th क्वेश्चन नंबर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इधर इस साइड 18th का आंसर दिया हुआ है पंचव्यय वाक्य, वो गलत है, वो परार्थ अनुमान का होता है। जब हम लोगों को पता चल जाता है, हम लोगों को व्याप्ति की मदद से पता चल गया कि हाँ ठीक है ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो परार्थ अनुमान से हम लोग दूसरे वाले को समझाते हैं। अब जैसे कुछ कुछ जगहों पे क्वेश्चन आएगा कि पक्ष की भी तो ज़रूरत है, कि हम लोगों ने पर्वत को देखा, पर्वत पे व्याप्ति मतलब पर्वत पे देखा, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट ये होगा क्योंकि व्याप्ति से उसने सोच लिया और देख लिया। पक्ष भी हो सकता है, तो आंसर इसका सी और डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, बट आप मोस्ट करेक्ट ये लगाइए, ठीक है, क्योंकि उसने व्याप्ति से सोचा, स्मरण किया, उसके बाद व्याप्ति के मदद से ही नॉर्मली उसको आ गया, बट पक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। फिर सेक्शन बी आता है,
ये हो गया एमसीक्यूज। इतनी देर लगी हम लोगों को एमसीक्यूज करने में, और ऑब्वियस सी बात है 2022 का जब पेपर आया था तो अलग लेवल पे पेपर था ये। और इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कर लेंगे ना अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शॉर्ट आंसर में है, पहला है कि रोग निदान में परीक्षा का महत्व लिखिए। महत्व या उपयोगिता वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आप विकृति और प्रकृति का वाला श्लोक लिख सकते हैं पहला, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। जैसे बगल में चीज़ें दे रखी हैं कि निदान में और चिकित्सा में किस तरीके से उपयोगिता है, तो लिखा हुआ है इधर साइड में, तो ये है। फिर वाक्यार्थ ज्ञान हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु यहाँ पे पता है बहुत लोगों की दिक्कत आ गई थी, उन्होंने अलग चीज़ लिख दी थी। यहाँ पे वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। ठीक है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के बारे में हम लोगों को बताना था। आकांक्षा, एक पद का दूसरे पद से बिना प्रयोग होने पर शब्द का ज्ञान कराने में असमर्थता को आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, यहाँ पर केवल बालक के वाक्य का अर्थ अथवा शब्द का ज्ञान नहीं होता है, तो यहाँ पर क्रियापद की आकांक्षा है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब दे दी हैं बुक की स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं डायरेक्ट। ना समझ में आए तो फिर आप हम उससे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, रिप्लाई में। षड सन्निकर्ष का वर्णन कीजिए। तो षड सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है, अभी मैंने जो 6 बताएं, संयुक्त, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद, समवाय, समवाय संवेद, समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, उसको मैंने ऊपर से बता दिया था। यही है, इसी को आपको डिटेल में डिफाइन करना है। फिर अनुमान के आयुर्वेद एवं दर्शनानुसार भेद बताइए। तो यहाँ पे बगल में मैंने लिख दिया है, ठीक है, चरक और न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान के भेद। तो आयुर्वेद और दर्शन दोनों के हिसाब से हो गया। चरक के अनुसार पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, और न्याय दर्शन के अनुसार पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट दोनों सेम है। फिर चिकित्सा एवं अनुसंधान में युक्ति का व्यवहारिक प्रयोग बताएं। तो ये चीज़ देखिए यहाँ से आई है, तो यहाँ पे ये जो बगल में चीज़ें लिखी हुई हैं पढ़ सकते हैं रोक के, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ, बट थोड़ा सा चीज़ें हैं, देखना पड़ेगा ही आपको। फिर है 26वां क्वेश्चन, उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व बताइए। तो उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व, ये देखिए मैं लाया था उपमान, ये नॉर्मल सी बात है, उपमान की बात करते हैं। तो उपमान का आयुर्वेद में महत्व, आपको पता है किसी जब भी कभी भी किसी चीज़ की सिमिलैरिटीज़ से हम लोगों को उसकी नए नए यूजेस पता चलते हैं, उसमें हम लोग उपमान प्रमाण का यूज़ करते हैं। उपमान प्रमाण, जैसे किसी की तुलना कहीं करी जा रही है तो वहाँ पे उपमान प्रमाण का यूज़ होते हैं। आयुर्वेद में महत्व आप बुक में देख लीजिएगा, बुक से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। स्वभाव परमवाद क्या है? स्वभाव परमवाद अभी मैंने बताया। इसकी चिकित्सा, इससे इसके रहते चिकित्सा की क्या आवश्यकता है? तो सिंपल, चिकित्सा की आवश्यकता है क्योंकि स्वभाव से कोई चीज़ नष्ट हो रही है, ठीक है, वो तो नष्ट होगी, लेकिन जो स्वभाव के अलावा भी नष्ट हो रही है ना, उसको सही करने के लिए चिकित्सा हम लोग को ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे वृद्धावस्था तो आ रही है, तो हम लोग वृद्धावस्था की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको ठीक करने, और उसको वृद्धावस्था को जितना लेट हो जाए उतना हम लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग को चिकित्सा की ज़रूरत है, स्वपरमाद होने के बावजूद भी। अनुसंधान समस्यिक पद्धति का पंचव्य वाक्य के साथ संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो स्वभाव परमवाद हो गया। फिर उसके बाद पंचव्य है, तो पंचव्य यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यवहारिक हेतु। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का दिया हुआ है। इसके बाद सेक्शन सी आता है, परीक्षा के विविध, तो नॉर्मल चतुर्वेद परीक्षा बताना है, द्विविध में खलु सर्वम सच्चा सच वाला श्लोक लिखिए, फिर उसके बाद सब बताने लगिए। प्रत्यक्ष बताइए, फिर उसके बाद जो भी बाकी हैं वो बता सकते हैं।
ठीक है, प्रत्यक्ष वाला देख ही लिया है आपने, यहाँ पे मैंने दे दिया है पूरा। फिर 31 वाला है, किस रोग में टिटनस है, किसी रोगी में टिटनस है या साध्य वचन में पंचावय का प्रयोग करते हुए परार्थनुमा। ये भी इजी, अगर पंचावय का आपको मतलब समझ में आता है। कार्य कारणवाद से स्पष्ट करते हुए आयुर्वेद एवं दर्शन वेदवादों पर प्रकाश डालिए। तो ये है स्वपरमवाद, इसका इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसी टेबल को आपको डिफाइन करना है, बुक में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दिस इज़ द पेपर पदार्थ विज्ञान का। ठीक है, थोड़ा सा टफर साइड में आ रहा है, बट कोई बात नहीं, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके लिए कठिन है तो सबके लिए ही कठिन होगा। ठीक है, सब इसमें सही सही उत्तर नहीं दे के आ पाएंगे। इसमें से 20 MCQs में ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें गलत होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिसमें दो दो ऑप्शंस लग रहे होंगे। ठीक है, तो वो चलता है इतना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करते रहिए। और पदार्थ के अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए, हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए। और जो छोटे छोटे श्लोक्स होते हैं किसी भी चीज़ के, प्रमाण का श्लोक हो गया, प्रमा का श्लोक हो गया, अभाव का श्लोक हो गया, फिर अभाव के टाइप्स हो गए, फिर प्रमाणों में 4 प्रमाण जो थे उनके सबके श्लोक, उनके उदाहरण के श्लोक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ये चरक में भी मैंने बताया था, चरक संहिता के जब इम्पोर्टेंट बताई थी। अगर वीडियो वो नहीं देखी तो चरक संहिता में जो जो इम्पोर्टेंट हैं श्लोक मैंने बताए थे वो उसमें भी आया था, प्रमाण के सारे श्लोक आए थे। तो वहाँ पे भी चैप्टर नंबर 9 था, वो चैप्टर नंबर 9 या 11 था कोई, तो उसमें बताई गई थी। 11 था। ठीक है, तो वहाँ पे अगर याद करते तो ईजी रहता, बाकी नहीं याद करा कोई बात नहीं, यहाँ पे याद कर लीजिए। ये एक आपके लिए ओवरव्यू था कि हाँ इस तरीके का पेपर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको करना है और पढ़ाई करना है अच्छे से। बाकी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। किसी चीज़ में ऐसा हो कि यार इस टॉपिक पे बना दीजिए, हेत्वाभास पे बना दीजिए, या फिर किसी छोटे छोटे टॉपिक्स पे बना दीजिए, तो बता दीजिएगा, बना सकते हैं। बाकी कोशिश करूँगा कि 2024 का जब पेपर आए उससे पहले पूरा पदार्थ विज्ञान कंप्लीट हो, 2024 बैच को दिक्कत ना आए। क्योंकि यार यूट्यूब पे सब ऊपर ऊपर से पढ़ाते रहते हैं, जब मेन पेपर आता है तो उसमें लगता है यार कोई कुछ आ ही नहीं रहा। तो वो चीज़ यार नहीं पढ़ानी है। मैंने पदार्थ विज्ञान जैसे पेपर 1 पढ़ाया है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन वो लोगों को मतलब वही नहीं होता है कि नहीं नहीं ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे और फिर पेपर में आ जाएगा तो रह जाएंगे वाली चीज़ होती है कि हाँ टॉफ़ी टॉफ़ी चाहिए मुझे, बस छोटी सी टॉफ़ी दे दिया, 1 रुपया ली, बस जाओ इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। 1 रुपये की टॉफ़ी से पेट नहीं भरता, आपको चाहिए होती है बड़ी वाली चॉकलेट। बड़ी वाली चॉकलेट आपको मिलेगी चैनल पे। ठीक है, बट जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को लेके। बट हाँ ये जान लीजिए, पेपर पदार्थ विज्ञान का पेपर नंबर 2 सबसे टफेस्ट पेपर था 2022 की अगर बात करें अभी तक का। 21 से भी ज़्यादा 22 टफ था, तो दिक्कत देने वाली कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा कुछ भी, इससे ईजी आ सकता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पदार्थ विज्ञान 2 में थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को याद रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, हेडिंग पे ध्यान दीजिए, श्लोक्स छोटे छोटे हैं वो याद रखिए। बाकी चार्ट और फ्लो चार्ट पे अच्छे तरीके से एम्फेसिस करिए। बस यही चीज़ें हैं, किसी चीज़ को करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।